हाँ फ्रेंड्स, इस फाइल में अपन देखेंगे राज्यसभा की स्थिति अपन देखेंगे, है ना। स्थिति से मतलब है अपन इसको 3 आयामों से डिस्कस करेंगे राज्यसभा की स्थिति को। कि पहला आयाम तो वो होगा कि जब इसके पास लोकसभा की समान शक्तियां हैं, ठीक है, और स्थिति दोनों की समान है लोकसभा राज्यसभा की। दूसरा अपन वो स्थिति देखेंगे जहाँ राज्यसभा लोकसभा से असमान है, ठीक है ना। असमान से मतलब है कि लोकसभा के पास शक्तियां ज्यादा है यहाँ इस सेकंड नंबर बिंदु में। और तीसरे नंबर बिंदु भी असमान का ही बिंदु है और उसमें राज्यसभा के पास शक्तियां हैं और वो विशेष शक्तियां हैं। कहने का मतलब वो लोकसभा के पास नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बिंदु संख्या एक ऐसा बिंदु है जिसमें दोनों के पास समान शक्ति है। बिंदु संख्या 2 में के अंदर लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां हैं। बिंदु संख्या 3 के अंदर राज्यसभा के पास ज्यादा शक्तियां हैं। ये बेसिक ये टॉपिक अपना है। इसको कैसे बोल रखे हैं, जहाँ राज्यसभा लोकसभा के समान है एक। 2 नंबर, जहाँ राज्यसभा लोकसभा के असमान है। असमान तो है लेकिन लोकसभा के पास यहाँ ज्यादा है शक्तियां, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। और तीसरे में जहाँ राज्यसभा की विशेष शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास नहीं है, तो यहाँ राज्यसभा की त्रुटि होती है इन शक्तियों में या स्थितियों में। तो ये टॉपिक है, समझ गए। ओके, आ जाओ। अब अपन देखते हैं पहला बिंदु। ये लो, जहां दोनों समान है लोकसभा एंड राज्यसभा, वो देख लेते हैं। कौन निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की समान है, कौन कौन सी हैं। सामान्य विधेयकों को पेश पेश को अपन बोलते हैं पुरस्थापन। पुरस्थापन मतलब इंट्रोडक्शन, है ना। पेश करना और उनको पारित करना, इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। ये पेश करना है और पारित करना, ठीक है, पुरस्थापन। सामान्य विधेयकों के संदर्भ में दोनों को सेम पावर है, ठीक है ना। तो साधारण विधायक विधेयकों के संबंध में दोनों को सेम पावर है, उनको पेश करने की और उनको पारित करने की पावर सेम है लोकसभा और राज्यसभा के पास। संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पेश करना, पेश मतलब पुरस्थापन करना और उनको पारित करना, इसमें भी सेम पावर है ना। संवैधानिक संशोधन जो लोकसभा कर सकती है वो राज्यसभा कर सकती है, जो राज्यसभा कर सकती है वो लोकसभा कर सकती है। किस किस में, सामान्य विधेयकों के अंदर, संविधान संशोधन विधेयकों। फिर आप देखेंगे द्वितीय श्रेणी के वित्त विधेयकों में, है ना, वित्तीय फाइनेंशियल बिल। यहाँ मैं वित्त वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, ये जब अपन पढ़ेंगे 112 मुझे वहाँ क्लियर है, ठीक है ना। धन विधेयक अलग है, वित्त विधेयक अलग है और वित्तीय विधेयक अलग है। मतलब मनी बिल, धन विधेयक, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक, वित्त वित्त विधेयक, है ना। और एक आएगा फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल वो है वित्तीय विधेयक। तीनों में भेद है, पढ़ेंगे अपन, आएगा जब मैं डिटेल में बताऊंगा, है ना। मनी बिल धन विधेयक, फाइनेंस बिल वित्त विधेयक, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है वित्त विभाग। फिर फाइनेंशियल बिल, है ना, तो जैसे अपन बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये 3 है। तो ये जो है ना वो ये है, ये वित्तीय जो विधेयक होते हैं ना, ये 2 श्रेणी के होते हैं, 1 और 2। तो जो द्वितीय श्रेणी का वित्तीय विधेयक है ना, उसमें समान पावर होते हैं राज्यसभा और लोकसभा को। द्वितीय श्रेणी के वित्तीय विधेयकों में ये द्वितीय श्रेणी का, ये ध्यान रखना है। ओके, आएगा डिटेल में। फिर नेक्स्ट परिस्थिति, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग, दोनों में सेम पावर है दोनों को, लोकसभा राज्यसभा को। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का महाभियोग नहीं होता क्योंकि राज्यसभा उसको हटा सकती है संकल्प द्वारा। तो राष्ट्रपति का लगना हटाना, उपराष्ट्रपति का ओनली लगना, निर्वाचन। फिर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, दोनों की शक्ति समान है, दोनों सेम पावर से उसको पारित करती है। सातवें बिंदु, राष्ट्रपति द्वारा घोषित 3 प्रकार के आपातकालों की स्वीकृति, दोनों को सेम पावर है। 3 प्रकार के आपातकाल अपन पढ़ेंगे 52 में, 56 में और वित्तीय आपदा 360 में। प्रधानमंत्री और मंत्रियों का चयन दोनों से हो सकते हैं, मतलब लोकसभा से हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है प्रधानमंत्री और मंत्री। फिर क्या, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्री दोनों में से किसी एक सदन के सदस्य होने चाहिए और नियुक्त कर होते समय नहीं है तो 6 महीने के अंतर अंतर हो सकता है। हालांकि वे केवल लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये अपन पढ़ेंगे, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से होता है तो उसका क्या दोष होता है, उसमें आएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। और सामूहिक उत्तरदायित्व अपन ने कहाँ पढ़ा था, 75 3 के अंदर। 2 में व्यक्तिगत था, 3 में सामूहिक था। और व्यक्तिगत किस रूप किसके प्रति होते हैं मुझे बताओ एक बार। 75 2 में पढ़ा था ना अपन ने, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होते हैं मंत्री, कमेंट करके बताना। देखिए अभी उसे यही पता लगेगा, देखिए वीडियो सुनते हो देखते नहीं, क्या करते हो, नींद आती रहती है देखते देखते पता चल जाएगा कमेंट से। फिर नवा बिंदु देखते हैं अपन, संवैधानिक इकाइयां जैसे वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, CAG, है ना, आदि की रिपोर्ट पर विचार करना, ये दोनों को सेम पावर है। उच्चतम न्यायालय एवं संघ लोक सेवा के न्याय क्षेत्र मतलब कार्य क्षेत्र का विस्तार, इनको दोनों को पावर सेम है इस मामले में, है ना। तो ये स्थितियां होती जिनमें समान है। इंपॉर्टेंट है कौन कौन से, सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, द्वितीय श्रेणी के वित्तीय विधेयक,
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये 3 एक जैसे हो गए ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और ये 4 भी एक जैसे हो गए, है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग, राष्ट्रपति का अध्यादेश, 2 तो राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति का 1 हो गया निर्वाचन, ठीक है ना। मतलब राष्ट्रपति के 3 हो गए, निर्वाचन एवं महाभियोग, अध्यादेश और आपातकाल। एक उपराष्ट्रपति का हो गया निर्वाचन, ऐसे याद रख सकते हो। फिर राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री, मंत्री, और फिर संवैधानिक इकाइयाँ जैसे वित्त आयोग हो गया, उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, संवैधानिक प्रावधान है। संवैधानिक इकाइयाँ जैसे ये हो गई, है ना, इनकी तो रिपोर्ट है और इनका कार्य क्षेत्र है, कुछ की रिपोर्ट, कुछ का कार्य क्षेत्र। ऐसे इसको आप याद रख लो, दोबारा रिविजन करोगे फिट हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, जहाँ असमान स्थिति है। तो असमान स्थिति में पहला वो केस है जहाँ लोकसभा का पलड़ा भारी है। देखो क्या है, ये वो भी हो जाएगा कि लोकसभा की विशेष शक्तियां, बिंदु संख्या में 3 में पढ़ेंगे राज्यसभा की विशेष शक्तियां, ये लोकसभा की विशेष शक्तियां हैं एक तरह से, स्लैश करके यहाँ मैं लिख देता हूँ लोकसभा की विशेष शक्तियां। ओके, ओके, फिर आगे अपन देखते हैं बिंदु संख्या 4, राष्ट्रीय आपातकाल। कि जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित किया जा सकता है ना। संकल्प, राष्ट्रीय आपातकाल को जब समाप्त करना है तो उसका संकल्प सिर्फ किसके द्वारा पारित किया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा। लेकिन अभी अपन देखेंगे जब मान लो जैसे लोकसभा भंग हो रखी हो, उस समय भंग हो गई, है ना, अस्तित्व में नहीं है, तो उस समय राज्यसभा कर सकती है। लेकिन अगर वो अस्तित्व में है तो इसका संकल्प पारित करने का समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित किया जा सकता है। अगर अस्तित्व में है तो लोकसभा की प्रायोरिटी, अगर अस्तित्व में है ही नहीं तो फिर तो राज्यसभा है। 5वां बिंदु, राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। ये जो लिखा हुआ है ना अविश्वास प्रस्ताव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 198 आरपीए का, सॉरी उसमें बिजनेस रूल्स फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन हाउस, ये वो है अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आ सकता है, लोकसभा के सदस्य उसके पक्ष विपक्ष के अंदर मतदान करते हैं, और लोकसभा और अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ये वो चीज़ है ना। तो राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं है अविश्वास प्रस्ताव से, पढ़ेंगे अपन, पूरा आएगा बहुत डिटेल में। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव करके मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती, ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, 75-3 में अपन ने देखा है। लेकिन राज्यसभा सरकार की नीतियों एवं कार्यों पर चर्चा आलोचना कर सकती है, चीची करके रह जाओ बस ये चीज है। तो ये जो अपन ने इंपॉर्टेंट बिंदु देखे हैं जो विशेष पावर लोकसभा की, उसमें एक तो याद रखना अपन को धन विधेयक, दूसरा याद रखना कि बजट पे अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं सकती, तीसरा संयुक्त बैठक, चौथा राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए लोकसभा एम्पावर्ड है संकल्प के द्वारा, वो नहीं है तो राज्यसभा, और एक अविश्वास प्रस्ताव, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं खासतौर पर यूपीएससी में इस संदर्भ में, ठीक है। तो ये बात थी, आगे बढ़ते हैं। अब अपन वो पावर्स देखेंगे वो जो सिर्फ कहाँ है, ओनली राज्यसभा के पास है। तो राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ कौन कौन सी, यहाँ देख लेते हैं। राज्यसभा को प्राप्त विशेष शक्तियाँ मतलब जो लोकसभा के पास नहीं है, कौन, सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 349 क्या कहता है, देखो पहले मैं समझा देता हूँ। अपने 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंदर 3 लिस्ट है, 1 2 3। एक को अपन बोलते हैं यूनियन लिस्ट, संघ लिस्ट, दूसरे की राज्य सूची स्टेट लिस्ट, और तीसरी कॉन्करेंट है समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट के ऊपर अनन्य शक्ति होती है केंद्र सरकार को कानून बनाने की, स्टेट लिस्ट पे राज्य को अनन्य शक्ति होती है कानून बनाने की, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं, लेकिन दोनों में टकराव होता है तो केंद्र का पलड़ा भारी होता है, ठीक है। अब जैसे अपन ने अभी जस्ट मैंने बताया कि राज्य सूची के ऊपर राज्य, संबंधित राज्य की या किसी राज्य की विधानसभा ही कानून बना सकती है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जब
केंद्रीय संसद को अधिकार हो जाता है या शक्ति मिल जाती है राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की। तो उसमें कई सारे बिंदु हैं, ठीक है ना। किन किन परिस्थितियों में केंद्र सरकार या केंद्रीय संसद या अपनी संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो उसमें एक बिंदु होता है राष्ट्रीय महत्व का बिंदु, ये आएगा, ये राष्ट्रीय महत्व। तो वो आर्टिकल 249 है, पढ़ेंगे अपन आगे और डिटेल के अंदर आएगा ये, लेकिन अभी सिर्फ 249 अपन पढ़ रहे हैं विशेष शक्तियों के रूप में, ठीक है ना। क्योंकि इस 249 का जो संबंध है वो राज्यसभा से। 7वीं सूची में वर्णित राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा विधि निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है ना, आर्टिकल 249 49। यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत, 2/3 मतलब 2/3 67% उपस्थित है ना, के प्रस्ताव, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व, नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। समझे, इसमें दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण। एक तो पहले राष्ट्रीय महत्व घोषित करना पड़ेगा, कैसे, प्रस्ताव पास करा के, और वो प्रस्ताव किस बहुमत से पास होना चाहिए, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है ना। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ये इसमें चीज है इंपॉर्टेंट जो समझना। 3 चीजें, उपस्थित का 2/3, ठीक है, और एक दूसरा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके, ठीक। फिर क्या है, देखो जैसे हो गया घोषित, ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक लागू रहेगा और पुनः संसद के द्वारा इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है ना। एक बार घोषित हो गया, राष्ट्रीय महत्व का कानून बना दिया तो कानून 1 साल तक एग्जिस्टेंस में रहेगा और फिर एक साल के बाद उसको 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर क्या है, संविधान में ये उल्लिखित नहीं है कि संसद इसे कितनी बार आगे बढ़ा सकती है ना। एक बार में 1 साल चलेगा, बढ़ा सकते हैं 1 साल के लिए आगे, कितनी बार बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। परंतु क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, परंतु यदि संसद इसे आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पारित न करे तो भी 6 महीने तक इसका प्रभाव बना रहेगा। 1 साल तो लागू रहेगा ही, 1 साल बाद एक्सटेंड नहीं किया तो 6 महीने तक बना रहेगा। तो कहने का मतलब 1.5 साल तक तो वो हर हाल के अंदर रहता ही रहता है। अगर एक बार पारित हो जाता है तो 1 साल तो है ही, पारित नहीं किया तो 6 महीने तो रहेगा ना, मतलब आधा साल ऐसे। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्लियर नहीं है उसमें थोड़ा ध्यान रखना। संसद के द्वारा यह विधि समूचे भारतीय भूभाग या किसी क्षेत्र विशेष के लिए लागू हो सकती, ऐसे अपन को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये है राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाना। देखो एक मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं देख रहा था ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये जो 3 केंद्र सरकार के कानून है ना एग्रीकल्चर पर, जिस पर अपने क्लास में डिस्कस भी किया था, आपने आंसर भी लिखे हैं बहुत अच्छे। तो ये एग्रीकल्चर जो है ना, एक्चुअली ये स्टेट लिस्ट का विषय है, एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर देखो ये लिखा हुआ है, एंट्री 14 ऑफ द स्टेट लिस्ट मेंशन आइटम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन, रिसर्च, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लांट डिजीजेज। ये एग्रीकल्चर का है पूरा। अब इस पे क्या है, ये केंद्र सरकार कानून बना रही है। अपन ने जैसे देखा ये तीनों कानून, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस मेजर एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स थ्रू दीज 3 ऑर्डिनेंसेज, है ना। तो एक्चुअली ये राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके ही ये कानून बन सकता है, लेकिन अभी जो कानून बना नहीं है तो ऑर्डिनेंस लेके आया राष्ट्रपति। हाँ, 6 महीने बाद जब ये कानून बनेगा तो ये पहले राष्ट्रीय महत्व घोषित करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो लॉ वाली चीज है वो सामने आएगी अपने, है ना। ये चीज अपने को देखनी है, ठीक है ना। तो पहले ऑर्डिनेंस बढ़ा सकता है, भाई 6 महीने तक का है, फिर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जब कभी कानून बनाने बैठेगी संसद तो पहले ये राष्ट्रीय महत्व घोषित होगा राज्यसभा के द्वारा, ये आर्टिकल 249 के तहत प्रेजेंट एंड वोटिंग देने वाले के 2/3 बहुमत से। उसके बाद इस पे कानून बनना चालू होंगे ये तीनों मुद्दे। अभी तो ऑर्डिनेंस के तहत ही जो हो रहा है काम सारा, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान देना आप। ओके, आओ मेन फाइल में अपने, ठीक है। ये अपने 249 देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 249 ध्यान रखना। फिर अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 312, ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन, है ना। ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन, ये आर्टिकल नंबर 312, भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं, ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है ना, AIS। ऑल इंडिया सर्विस, संविधान जब हुआ चालू तो उस समय 2 ही थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS और IPS, ठीक है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज। इसके अलावा जैसे जो होती है वो सारी सेंट्रल सर्विसेज होती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब होता है कि ये सेंटर द्वारा नियुक्त होते हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस के सेंटर द्वारा ये गवर्न होती है, लेकिन ये काम जो है राज्य सरकारों के लिए करते हैं, ठीक है ना। ये यूं है, कहने का मतलब ये बाजरी खाते हैं राज्यों की और हाजिरी देते हैं केंद्र सरकार में, ऐसे है इनका मतलब, बाजरी और हाजिरी ऐसे,
ठीक है ना। तो इसीलिए ये अखिल भारतीय सेवाओं को गठन की जो शक्ति है ना, ये राज्यसभा को दी गई है। क्यों? क्योंकि ये काम तो करते हैं किसके लिए? राज्य सरकार के लिए। ठीक है, काम करते हैं राज्य सरकार के लिए, और इनके ऊपर पूरा नियंत्रण किसका रहता है? कैडर कंट्रोल कह लो, चाहे सेवा शर्तें कर लो, तो वो किसका रहता है? वो केंद्र सरकार का रहता है। कहने का मतलब काम करते हैं स्टेट्स के लिए, और इनके ऊपर जो नियंत्रण रहता है, जो कंट्रोल रहता है, नियंत्रण नियंत्रण जो कंट्रोल रहता है पूरा, वो किसका रहता है? वो सेंटर का रहता है पूरा का पूरा। समझ गए ना। तो बाजरी और हाजिरी, कहने का मतलब बाजरी तो खाते हैं राज्यों की, और हाजिरी देते हैं कहाँ? केंद्र सरकार के अंदर, ऐसे। ठीक है, तो ये है। तो चूंकि ये राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि राज्यों के ये हित में काम करते हैं, इसलिए राज्य सरकार को पावर दी गई है इनके संदर्भ में गठन की। तो ये अपन को मकसद पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि ऑल इंडिया सर्विस को गठन करने की शक्ति केवल राज्यसभा को है ना। जैसे राष्ट्रीय महत्व वाले में देखो, क्यों राज्यसभा को दी गई वो शक्ति? क्योंकि राज्यसभा बेहतर समझती है राज्यों का हित किसमें है ना। अब वो बात दूसरी, आप बोलोगे सर राज्यसभा सदस्य तो राज्य का मूल निवासी होना जरूरी नहीं है, जैसे आपने देखा 2003 में संशोधन के बाद। तो वो सब बातें दूसरी, उनको छोड़ो। राज्यसभा को बोलते हैं पर राज्यों का सदन, खत्म बात। राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, बस बात इतनी सी है ना। तो कमी संविधान में नहीं है, संविधान चलाने वालों की मंशा या उनकी नीयत में जो खोट है, उसके कारण से कमी होती है। कभी कभी कमी कमी जो है संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान तो विश्व का एक सबसे अच्छे संविधानों में से एक है, ऐसे। ठीक है, तो ये अखिल भारतीय सेवाओं का गठन अनुच्छेद 312 में, यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत है ना, उपस्थित प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 बहुमत, इसमें भी ये आया था उपस्थित का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बता रहा, संविधान अभी स्टार्ट हुआ था अपना 26 जनवरी 1950, तो 2 ही थे, IAS IPS। फिर तीसरी अखिल भारतीय सेवा का अपन ने गठन किया था, वो थी अखिल भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है ना, अखिल भारतीय वन सेवा का अपन ने गठन किया था, और ये तीसरी जो है वो ऑल इंडिया सर्विस है, अखिल भारतीय सेवा, या IFS बोलते हैं। कई स्टूडेंट इसको है ना फॉरेन पढ़ जाते हैं, वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है, वो तो सेंट्रल सर्विस है, जैसे IRS होती है, इंडियन पोस्टल है, ऐसे इंडियन फॉरेन सर्विस है। मतलब केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं, केंद्र सरकार इनके नियंत्रण और कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, जबकि ऑल इंडिया सर्विस में काम करते हैं राज्यों के लिए, और नियंत्रण रहता है इनके ऊपर सेंटर का। ये ध्यान देना, क्लियर रखूंगा। और अच्छा समझ नहीं आ रहा तो ये लोग काम करते हैं, काम तो ये करते हैं राज्यों के लिए। काम का मतलब है ये बाजरी तो खाते हैं किसकी? राज्यों की। और इनके ऊपर जो नियंत्रण रहता है वो किसका रहता है? वो रहता है केंद्र सरकार का। कहने का मतलब ये हाजिरी किसकी देते हैं? केंद्र सरकार, मतलब वहां देते हैं हाजिरी, हाजिरी मतलब हाजिरी केंद्र सरकार में देते हैं। तो ये है बाजरी और हाजिरी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भारतीय वन सेवा का गठन किया गया 1966 में, 1966 में। ये थर्ड ऑल इंडिया सर्विस थी। फिर अभी अपन एक जो लेटेस्ट जो प्रपोज्ड है, अगर बनेगी कभी तो ये बनेगी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, IAS, ये प्रपोज्ड है। ऐसे ऑल इंडिया अकाउंट्स सर्विस भी है अपने, मतलब चार्टेड अकाउंट सर्विस, ऑल इंडिया चार्टेड अकाउंटेंट सर्विस, ये दोनों इन पाइपलाइन है, अगर कोई बनती है तो ये बनेगी। समझ गए। तो ये था नीचे 312, 112 और 312, ध्यान रखो। 112 में क्या बताओ? ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 312 में ऑल इंडिया सर्विस। तो 112 बजट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है संविधान में, है ना। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है संविधान में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, बजट का नहीं है नाम। ठीक है, ये चीज होगा बिंदु संख्या 2। अब देखते हैं बिंदु संख्या 3 में क्या है। हाँ, बिंदु संख्या 3 देखते हैं। बिंदु संख्या 3 क्या बोलता है? यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अथवा राष्ट्रीय शासन 352 है ना, अथवा 360 की घोषणा ऐसे समय करते हैं जब लोकसभा भंग की जा चुकी है ना। मतलब ये उस समय इन्फोर्स होते हैं 352, उस समय लगाए जाए 352 और 360 जब लोकसभा का अस्तित्व ही नहीं है, अथवा लोकसभा का विघटन हो गया, मतलब भंग कर दिया, विघटन हो गया, तो इसकी स्वीकृति अवधि के अंदर, एक मिनट, ये क्या है ना, लोकसभा का विघटन इसकी स्वीकृति अवधि के, मतलब देखो ये क्या चीज है कि राष्ट्रीय आपातकाल अथवा राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन, ये 352 है, ये 356 है, ये 360 है। ऐसी घोषणा करते हैं जब लोकसभा, घोषणा की ना उस समय लोकसभा भंग थी, या
जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, जो समय चल रहा था ना, उस समय लोकसभा जो है वो विघटित हो गई। लोकसभा का विघटन, इसकी स्वीकृत अवधि, इसकी स्वीकृत अवधि मतलब आपातकाल की स्वीकृत अवधि, इन तीनों की के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है ना। अब इस दौरान इसको आगे बढ़ाना आपातकाल को, तो कौन बढ़ाएगी? तब यह घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर प्रभावी हो जाती है। समझ गए? आगे बढ़ाना है तो, और लोकसभा नहीं है, इस दौरान भंग हो गया, विघटन हो गया, तो वो राज्यसभा ही आगे बढ़ा सकती है। इसको प्रभावी रखने का आदेश केवल राज्यसभा ही दे सकती है। ये जब अपन पढ़ेंगे ना, ये 352, 356, 360, तब और काफी डिटेल में आएगा, जो अपन देखेंगे अभी आगे इसको। फिर बिंदु संख्या 4 में क्या है? केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव का प्रारंभ कर सकती है। प्रारंभ प्रस्ताव के रूप में होता है, फिर बाद में जब वो पारित हो जाता है तो संकल्प का रूप धारण कर लेता है। ठीक है ना। तो ये चीज है। उपराष्ट्रपति है ना, ये उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति नहीं है, दोनों उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल कहाँ आ सकता है? राज्यसभा में आ सकता है। तो 3 अपन ने स्पेशल पावर्स देख ली। 249 राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके, ऑल इंडिया सर्विस का गठन, 352, 356 और 360 की उद्घोषणा उस समय करना जब लोकसभा का भंग हो गया या विघटित होगी तो राज्यसभा कर सकती है, और उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ प्रारंभ हो सकता है? केवल एंड केवल राज्यसभा। ठीक है। तो ये अपन ने उपराष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ा भी था ये आर्टिकल, और मैंने वहाँ एक आपको क्लू भी बताया था ये। तो मुझे बताओ चलो, ये कौन सा आर्टिकल है ये, कि उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति राज्यसभा में निहित होती है। मैंने आपको क्लू दिया था कि देखो ये ऐसा लग रहा है, इस अंक की बनावट ऐसी है कि इसके ऊपर बैठा हुआ है, देखो ये। तो बताओ मेरे को, है ना। परेशान हो गए, और ये सब देखना पड़ेगा, परेशान होना पड़ता है ना। देखो देखो देखो, बताना मुझे, कमेंट करो, देखें बताओ। फिर अपन देखते हैं आगे। ओके, फिर अपन आगे देखते हैं। ये हो गया इतना, 3 बिंदु हो गए, सॉरी यहाँ थे। ठीक है ना। अपन ने पावर्स देख ली, राज्यसभा की विशेष शक्तियां, कि कैसे क्या राज्यसभा का महत्व। ओके, ये फाइल मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्री में भी काफी आते हैं वैसे तो। फिर अपन देखते हैं राज्यसभा की उपयोगिता क्या है, क्या ये जरूरी है क्या। तो पहले तो अपन बताएंगे हाँ ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये महत्व है। फिर अपन अगले बिंदु के अंदर, ये जैसे जो नीचे बिंदु है उसमें अपन बताएंगे, आलोचना करेंगे कि ना, कि नहीं नहीं राज्यसभा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर नीचे निष्कर्ष बताएंगे, अपन देखेंगे। ठीक है। तो ये देख लेते हैं अपन, आ जाओ। सबसे पहले तो ये आ जाओ। पहले तो इसका महत्व, कि ये जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये 4 बिंदु आएंगे। राज्यों का प्रतिनिधित्व, है ना, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यह राज्यों के हितों की रक्षा करते हुए संघीय संतुलन को अपन क्या बोलेंगे, फेडरल बैलेंस को बरकरार रखती है। ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। दूसरा, वरिष्ठों का सदन। ठीक है ना, ये इसको अपन जैसे बोलेंगे हाउस ऑफ सीनियर्स, सीनियर सिटीजन मत कर देना, हाउस ऑफ सीनियर्स। तो हाउस ऑफ सीनियर्स के अंदर क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी अपन ने देखा था, उसमें बताया था, है ना, वरिष्ठों का सदन। तो वरिष्ठों का सदन जैसे मैंने आपको बताया भी था, अपन उसकी एक अलग सी वीडियो अपने पास है, वो आप देखना, बहुत अच्छा है ना, कि मतलब जिनको अपन, एक तो ये एज के हिसाब से पहले देख लेते। लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष की तथा राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है, इसलिए राज्यसभा को वरिष्ठों का सदन कहा गया। एक तो ये है कि 5 साल थोड़े ज्यादा है ना इनके, तो 5 साल में वरिष्ठ कर दिया, एक तो ये है। दूसरा क्या है, 12 जो मनोनीत सदस्य हैं तो विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं। तो विभिन्न क्षेत्र कितने होते हैं बताओ, देखिए बताना ये क्या आंसर इसका। विभिन्न क्षेत्र कितने होते हैं, 2, 3, 4 और 5 बार कमेंट करना, दिखे विभिन्न क्षेत्र कितने हैं। मेरे को तो शायद 5 याद आ रहे हैं। बता रहे आप तो, क्या है, मैं तो भूल भाल गया वो क्या था, किसका अकेले का विकास था, सबका समाज था, क्या था। कमेंट करके बताओ, देखिए कितने विभिन्न क्षेत्रों से। ठीक है ना, ये पता तो चले ना, वीडियो सुनते हो, क्या करते हो, देखते हो, करते क्या हो। टेस्ट में तो मैं पूछूंगा ही। तो ऐसे है, तो ये 12 जो मनोनीत सदस्य हैं, तो ये अपन जैसे देखें कि इम्पोर्टेंट 4 क्षेत्र होते हैं, उनसे ये हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से। तो ऐसे करके ये इनका जो एक्सपीरियंस है वो देश में नीति निर्माण में काम आता है, देश के लिए। ऐसे तो वरिष्ठों का सदन हो गया। फिर अगला बिंदु है पुनर्निरीक्षण, है पुनर्निरीक्षण, है ना, ये संधि कारक है, ये भी सही है। पुनरीक्षणकारी सदन, रिवाइजिंग हाउस, मतलब पुनः निरीक्षण करता है, तो पुनरीक्षणकारी सदन है, रिवाइजिंग हाउस है, मतलब एक ने जो काम कर दिया तो ये फिर वापस उसी काम को देखता है
हो सकता है पहले वाले से जल्दबाजी हो गई हो। कहने का मतलब लोकसभा से जो कानून कई बार यूं जल्दबाजी में पास हो जाते हैं, जिसको अपने बुलेटिन के रूप में जानते हैं, बुलेटिन मतलब गला घोटना बगैर चर्चा के पास कर दिया, तो लोकसभा ने गला घोट दिया तो वो राज्यसभा उसके ऊपर चर्चा कर सकती है, देख सकती है। तो ये लोकसभा के द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है। फलतः लोकसभा द्वारा निर्मित विधियों एवं संविधान संशोधनों में विद्यमान खामियों को उजागर किया जा सकता है। अतः राज्यसभा लोकसभा को नियंत्रित एवं संतुलित करने का कार्य करती है। उदाहरण, भूमि अधिग्रहण कानून में मोदी सरकार द्वारा 2014 में संशोधन के प्रयास किए गए थे, लेकिन वो नहीं बन पाया था। अब जैसे अभी अपन देख रहे हैं ना, कृषि कानून है ऑर्डिनेंस के थ्रू, तो हो सकता है कि वो जल्दबाजी में हो गए, लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं कानून। तो राज्यसभा ऐसे महत्वपूर्ण चेक एंड बैलेंस के रूप में काम करती है ना, ये चीज है ना। तो ऐसे जल्दबाजी में कानून बन सकते हैं, जैसे अभी बना रही है सरकार एग्रीकल्चर कानून पे ऑर्डिनेंस के थ्रू एग्रीकल्चर कानून बना रही है ना। ऐसे ही ये भूमि अधिग्रहण पे मोदी ने सबसे पहले आते ही करा था। 2014 में जब सबसे पहले आए थे तो सबसे पहले इन्होंने काम यही किया था। अब फिर अब 2019 में आए तो अब ये एग्रीकल्चर के पीछे पड़ गए। 2014 में जब फर्स्ट टेंडर में आए थे, जब इस भूमि के पीछे पड़ गए थे, अब खेती के पीछे पड़ गए। ऐसे है, ठीक है। फिर चौथा नंबर जो राज्यसभा का महत्व है, जो जो अपन को ध्यान रखना है, वो राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां हैं। तो विशिष्ट शक्तियां अपन ने देखी ही हैं। तो कहाँ 249 देखा, फिर 312 देखा, फिर 352 56 60 के संदर्भ में देखा, और फिर उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में देखा। ये है। फिर निष्कर्ष क्या है, संसदीय शासन में दोनों सदनों का विशिष्ट महत्व है। कोई लोकसभा का भी महत्व है, राज्यसभा का भी अपना महत्व है, दोनों महत्व है, किसी को अपन हटा नहीं सकते। ठीक है ना, कमी संविधान में नहीं, संविधान चलाने वाले को मंशा में है। ठीक है ना। तो ये तो अपन ने देखा राज्यसभा का महत्व। अब अपन देखते हैं कुछ राज्यसभा का आलोचना, कि ये जरूरी नहीं है सदनीय होना, हटा दिया जाए। तो ये वो है बिंदु, क्या है, राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं है, जो संघीय भावना के प्रतिकूल है, क्योंकि राज्यसभा में होने वाला मतदान में बड़े राज्यों के मतों का ही निर्णायक महत्व होता है। कहने का मतलब क्या है कि राज्यसभा में सभी राज्यों को समान सीटें नहीं है। ठीक है, जिन राज्यों की पॉपुलेशन ज्यादा है उनको ज्यादा महत्व है उसके अंदर, क्योंकि वहां से ज्यादा सदस्य आते हैं। जैसे अपन ने देखा सबसे ज्यादा किनको है, मुझे बताओ क्लू, मैंने बताया था यू एंड मी मिल। उत्तर प्रदेश 91, यू मी से महाराष्ट्र 19, मिल से अपना वो था तमिलनाडु 18, फिर वो बिहार बीबी, बीबी की उम्र 16 होनी चाहिए, वही वही है ना। वेस्ट बंगाल और बिहार, ऐसे समझ रहे हो। तो बड़े राज्यों को ज्यादा महत्व है, तो ये असमान प्रतिनिधित्व हो गया। और जबकि क्या है, अमेरिकी उच्च सदन जो सीनेट है उसमें सभी राज्यों को समान स्थान दिया गया है। बताया था मैंने, 50 × 2, 50 राज्य हैं, हर राज्य को 2 सीट है, ऐसे 100 सीटें हैं अमेरिकी उच्च सदन सीनेट के अंदर। तो वहाँ समान प्रतिनिधित्व है, अपने समान है, क्योंकि वो जनसंख्या के आधार पे है। और जनसंख्या मैंने आपको बताया था, वर्तमान में जो राज्यसभा में सीटें अलॉट हो रखी है 245, वो 1973 की जनसंख्या के आधार पर है। समझ गए ऐसे। फिर दूसरा, निवास की आवश्यकता नहीं, मतलब मूल निवास की आवश्यकता नहीं, ये ऐसे है। मूल निवास डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं है। 2003 में संशोधन हो गया, तो उसमें जिस राज्य से राज्यसभा के लिए चुना जाता है व्यक्ति, वो उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। जैसे मनमोहन सिंह वर्तमान में देखते हैं कि राजस्थान से हैं, जबकि वो राजस्थान के निवासी नहीं है, उनका जो परमानेंट एड्रेस है वो तो कहाँ का है, आसाम का है, कामरूप का। समझ रहे हो ऐसे। और वैसे वो पंजाब से बिलोंग करता है। ऐसे तो राज्यसभा के चुनाव में भाग लेने के लिए उस राज्य विशेष, है ना, उस राज्य विशेष से मतलब है जहाँ से वो चुन के आया राज्यसभा में, का निवासी होना आवश्यक नहीं है। 2003 से संशोधन हुआ, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था। रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ, मतलब रिप्लेस्ड इंडिया इन प्लेस ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दिखाया था, वो 43वां 2003 वो। ठीक है, ये डोमिसाइल वाला। फिर तीसरा, अभी डोमिसाइल का मतलब जब राज्य उस राज्य में का वो नागरिक मूल निवासी नहीं है उस राज्य का, तो कैसे वो उस राज्य को रिप्रेजेंट करेगा राज्यसभा के अंदर, ये बिंदु है निवास का उसका। तीसरा अपन देखते हैं मनोनीत सदस्य। ये राज्यसभा में जो 12 मनोनीत सदस्य आते हैं राष्ट्रपति द्वारा, जो अभी 4 आपने कमेंट करके बताए हैं, है ना, मनोनीत किया जाता है। जबकि संघीय व्यवस्था में राज्यों, जबकि संघीय व्यवस्था मतलब फेडरल, संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि ये तो केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार की दोनों का महत्व इंपॉर्टेंट है। ये होता है संघीय ढांचा। ठीक है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर। और इसका विलोम होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, यूनिटरी स्ट्रक्चर, है ना। ये एक मिनट
सॉरी इसमें ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, एक सेकंड। हाँ सही है, देखो यहाँ संघीय व्यवस्था से देखो संघीय यूनिटरी है ना, संघीय यूनिटरी का है ना, तो ये जो मनोनीत सदस्य है संघीय देखो इसका मतलब देखो ये दो संघीय है ना, संघीय का मतलब है जैसे यहाँ यूनियन है, संघ लोक सेवा आयोग है तो उसको अपन बोलते हैं यूनियन। परिसंघ, परिसंघ जो होता है ना वो फेडरेशन है। ट्रांसलेशन यहाँ संघ से मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब होता है कि जैसे अपन बोलते हैं इंडिया इज यूनियनिस्ट ऑफ भारत, जो है वो राज्यों का संघ है। तो संघ में संघीय व्यवस्था में क्या है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो सारे सदस्य उसके राज्यों से ही होने चाहिए। कहने का मतलब ये राज्यसभा, सॉरी, राज्यों की विधानसभा चुन के भेजे मनोनीत सदस्यों का कोई स्थान नहीं है संघीय व्यवस्था में, ये इस बिंदु का मतलब है। अब चूंकि संघीय व्यवस्था में इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राज्यसभा मतलब संबंधित मतलब या किसी विधानसभा सदस्य का इसमें कोई रोल नहीं होता है, तो चूंकि राष्ट्रपति ही है उसका विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इसमें बिंदु के रूप में आलोचना है कि राष्ट्रपति डायरेक्ट ही कर रहा है, राज्यों की विधानसभा में तो भेजा ही नहीं, तो ये संघीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। क्योंकि संघीय व्यवस्था में राज्य व्यवस्था राज्यों का प्रतिनिधि करती है, तो सारे सदस्य राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में ही आने चाहिए, नॉमिनी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जैसे अमेरिकी संसद में तो वहाँ ये नॉमिनी सदस्यों का कोई योगदान नहीं है, मतलब वहाँ मनोनीत नहीं होता राष्ट्रपति के द्वारा, अमेरिकी सीनेट में, उच्च सदन में। फिर क्या, मनोनीत सदस्य किसी राज्य विशेष से नहीं होते, उन्हें साहित्य, कला, विज्ञान एवं सामाजिक क्षेत्रों से लिए जाते हैं। ये 4 क्षेत्र हैं, जानते हैं अपन, सबका समाज। ठीक है, तो ये एक बिंदु इसके अंदर आलोचना के रूप में। फिर अपन आगे देखें इसमें आलोचना एक क्या, कि केंद्र शासित क्षेत्रों का असमान प्रतिनिधित्व, जैसे डीजे पे नाचूंगी थाई, दिल्ली 3, जे पे जम्मू एंड कश्मीर 4, पुडुचेरी 1 सदस्य निर्वाचित होते हैं। बाकी के सदस्यों के कारण राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं है। हालांकि ये होते हैं किसके द्वारा है, एक निर्वाचन मंडल के द्वारा, लेकिन किया ही नहीं है। बस इनका ये 8 यूनियन टेरिटरीज में, आज की तारीख में 8 यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ 3 का प्रतिनिधित्व है, 5 का तो है ही नहीं ऐसे। फिर क्या, लोकसभा चुनाव में जनता द्वारा नकारे हुए व्यक्तियों को संसद में पहुंचने का दूसरा रास्ता, मतलब जो लोकसभा चुनाव में हार जाते हैं तो उनको फिर संसद में ले जाना होता है, उनकी इमेज के कारण कैसा भी, तो राज्यसभा उसका एक बैकडोर एंट्री, एक रास्ता है। जैसे अरुण जेटली है, तो अरुण जेटली हार गए थे चुनाव लोकसभा का, ठीक है ना, पंजाब से, तो उनको बैकडोर एंट्री करा दी राज्यसभा से। फिर क्या, कारोबारियों के लिए सांठगांठ के द्वारा सदस्यता लेना आसान हो जाता है ना, वो आसानी से संसद के अंदर पहुंच जाते। कभी से विजय माल्या बहुत आसानी से बैंगलोर से पहुंच गए थे पैसे देता ऐसे, और फिर जो बाद में उन्होंने संसद में आके किया राज्यसभा सदस्य के रूप में, वो सबको पता, तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है ना। ऐसी चीजें, तो लोकसभा में हारे हुए व्यक्ति, उनके लिए दूसरा रास्ता है संसद में पहुंचने का, एक कारोबारियों के लिए आसान रास्ता है। केंद्र शासित प्रदेशों में कोई है ही नहीं। मनोनीत सदस्यों का क्या योगदान है संघीय ढांचे में, जब राज्यसभा उनको जब वो राज्य से चुन के ही नहीं आते हैं मनोनीत सदस्य, तो कैसे अपन कह देंगे कि वो राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं। निवास की आवश्यकता नहीं है, और एक असमान प्रतिनिधित्व, बड़े राज्यों को जिनकी जनसंख्या बड़ी है उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व, असमान प्रतिनिधित्व। तो ये 6 बिंदु हैं टोटल जो इसके महत्व को कम करते हैं। ऊपर अपने 4 बिंदु देखे थे जो राज्यसभा के महत्व को ज्यादा करते हैं। कंक्लूजन ये है कि दोनों का ही महत्व है, सदनों का अपन कम ज्यादा नहीं कर सकते, कमी संविधान में नहीं है, संविधान को चलाने वालों में। ऐसे तो निष्कर्ष अपन को यहाँ देना है, नीचे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, है ना, ये चीज है ना, ये निष्कर्ष यहाँ ज्यादा फिट है। ये निष्कर्ष मैंने फिट कर दिया कि संसदीय शासन में दोनों सदनों का विशिष्ट महत्व है। देखा ही अपने विशिष्ट, लोकसभा की अपने स्पेशल पावर्स देखिए धन विधेयक के संदर्भ में खास तौर पर, जैसे है कि नहीं है, संयुक्त बैठक के संदर्भ में देखिए अपन ऐसे, और ऐसे अपन ने राज्यसभा के भी विशेष पावर्स देखी है खास तौर पर। किस में, कौन से विधेयक मुझे बताओ, उपराष्ट्रपति घोटाला 249 है कि नहीं, 312 उपराष्ट्रपति घोटाला, इमरजेंसी लगी हुई उस समय प्रस्ताव को पारित करना, उसको इमरजेंसी संबंधी एक्सटेंशन के, तो दोनों का महत्व है, ये चीज अपन को ध्यान में रखनी। ओके, ये बिंदु हो गया। फिर आगे चले अपन, फिर आगे जैसे अपन देखते हैं अगला बिंदु है प्रधानमंत्री का राज्यसभा से होना। ठीक है ना, ये क्या बोलता है कि जब भाई लोकतंत्र के अंदर तो लोकसभा है जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, और लोकसभा के मंत्रिपरिषद जो होती है वो भी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से होता है तो क्या ये सही है क्या, जैसे वही है, जैसे शुरू में इंदिरा गांधी राज्यसभा से थी उत्तर प्रदेश से, बेलनोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो हुए हैं राज्यसभा से, है ना। तो ऐसे अपन देखेंगे अपने पीवी नरसिम्हा राव हुए हैं
वो हुए। तो ये सारा अपन जैसे देखते हैं कैसे इसके अंदर है। सॉरी, पीवन रिस्पॉन्ड देवगौड़ा अभी आएगा, नाम देवगौड़ा आ जाएगा, है ना। तो इनको अपन जैसे देखते हैं कैसे क्या सिस्टम ये चलेगा और फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, क्या है, संविधान में उल्लिखित 6 महीने तक संसद संविधान में उल्लिखित है कि 6 महीने तक संसद सदस्यता के बगैर किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। इससे प्रतीत होता है कि 6 महीने तक संसद सदस्य के बगैर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है ना। कहने का मतलब आज जैसे मान लो कोई भी ये व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है मैक्सिमम 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी भी सदन के सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब देखो ये कैसे हुआ फिर। वर्ष 1996 में देवगौड़ा पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने पहले देवगौड़ा पहले प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। देवगौड़ा ऐसे व्यक्ति थे। जबकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो नो डाउट राज्यसभा सदस्य ऑलरेडी थी। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री थी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी इंदिरा गांधी, लेकिन देवगौड़ा तो कहीं के ही नहीं थे। ऐसे 6 महीने के अंदर वो बने राज्यसभा। फिर आगे अपन जैसे देखते हैं इसके अंदर 1966 में इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तब वे राज्यसभा उत्तर प्रदेश की सदस्यता थी 1964 से, है ना। मतलब 64 से 66 वो राज्यसभा की रही, फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, 67 में वो लोकसभा रायबरेली यूपी से चुनी गई। ठीक है ना। मतलब 66 में इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तब वे राज्यसभा उत्तर प्रदेश की सदस्य थी 1964 से। फिर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व वे लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी। ठीक है ना, ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है। और 1967 में जब वो 1967 में प्रधानमंत्री तो थी ऑलरेडी, लेकिन वो लोकसभा रायबरेली से फिर वो निर्वाचित हुई लोकसभा के लिए। उससे पहले राज्यसभा सदस्य थी 64 से 66 तक। ठीक है। फिर क्या 1990 के बाद इंद्र कुमार गुजराल जो पंजाब से थे, देवगौड़ा कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य रहे। ठीक है ना। देवगौड़ा तो वो थे जो प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी सदन के नहीं थे। ये जो अपन ने ऊपर देखा था ये देवगौड़ा वाला, एच डी देवगौड़ा। फिर क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के लगातार 2 कार्यकाल में राज्यसभा के सदस्य बने रहे। ठीक है ना। फिर अब देखो क्या, मनमोहन सिंह वाज नेवर ए मेंबर ऑफ लोकसभा बट सर्व्ड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ आसाम इन राज्यसभा फॉर 5 टर्म्स 1951 से 2019 तक लगातार, है ना। कभी उन्होंने लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा ही नहीं। In August 2019, Singh filed his nomination as a Congress candidate to Rajya Sabha from Rajasthan after the death of sitting MP मदन लाल सैनी। जैसे देखा ही था अपन ने, 1 साल का इनका टेन्योर, मतलब 1 साल इन्होंने कर लिया था काम 2018 से 19 में फिर मनमोहन सिंह नियुक्त हुए और 5 साल मतलब 2024 तक मनमोहन सिंह का कार्यकाल है। 5 साल तक क्यों? क्योंकि 1 साल मदन लाल सैनी यूज कर चुके थे। 6 साल का है, एक तिहाई सदस्य हर 2 साल, तो 1 साल तो मदन लाल सैनी का गया ही। शेष अवधि के लिए होता उपचुनाव वाला बिंदु पड़ा था ना लास्ट फाइल में, नहीं समझ में आया था तो एक बार वापस देख लो। हो सकता है कि समझ में तो आ जाता लेकिन नींद आ रही थी इसलिए नहीं आया, वापस देख लो, कोई बात नहीं। जब जागो जब ही सवेरा, आपने कोई टेंशन वाली बात नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है। फिर क्या है, यदि प्रधानमंत्री, ये तो यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है तो वह लोकसभा में सदन का नेता होता है, लोकसभा सदस्य तो वही होगा। और यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह राज्यसभा में सदन का नेता होता है, वह लोकसभा में सदन का नेता नहीं होता है। ऐसे ये कहाँ, ये बिंदु क्यों कर रखा मैंने, ये मैं बताता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, ऐसा नहीं है। अगर वो लोकसभा सदस्य है तो वो लोकसभा का नेता होएगा, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से है तो लोकसभा का नेता कैसे हो जाएगा, मुझे बताओ। उस समय लोकसभा का नेता कोई और वरिष्ठ व्यक्ति होता है, जैसे मनमोहन सिंह के समय था ऐसे। और राज्यसभा से थे तो कैसे हो जाएंगे लोकसभा के नेता। वो इसलिए लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आरबीएससी में लिखी हुई लाइन कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वो इसलिए है क्योंकि ये एक अपेक्षा की जाती है लोकतंत्र के अंदर कि प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा से होगा, अपेक्षा की जाती है, जरूरी नहीं है। जैसे देखा ही अपन ने इंदिरा गांधी फर्स्ट टेन्योर में, इंद्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, ऐसा। बाकी काम करने में कोई कमी नहीं होती, कहीं का भी हो जाए। ठीक है ना। ये अपन ने देख लिया। तो अब इसकी आलोचना है कि यार क्या ये सही है, क्या ऐसा ऐसा होता है, तो आ जाओ अपन देख लेते हैं आलोचना। ये मेंस में आती है कई बार। क्या है आलोचना का बिंदु, देखो ये कि होना सही है क्या। तो अपन देखते हैं, लोकसभा जनता का सदन है। संसदीय शासन की परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए क्योंकि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। लोकसभा नाम ही आ रहा, लोकसभा, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, ऐसा तंत्र जो
लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों से, ऐसे ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, ऐसे, है ना, ये चीज है, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। अभी आजकल हो ऐसे क्या कि ऑफ, ये ऑफ था ना, ये हो गया ओ डबल एफ, ऑफ द पीपुल। ये बात है बाय द पीपुल, ये हो गया बी यू वाई, बाय द पीपुल। एंड फॉर द पीपुल ये हो गया फार, एफ आर, दूर, फार द पीपुल। ऐसे में लिखने की काम वाली बात है, यहाँ नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं है ना। लोकसभा जनता का संघ। दूसरा क्या बिंदु है, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपन कहाँ देखे थे 75(3) में। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित होते हैं, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संविधान की भावनाओं और जनता की इच्छाओं के अनुसार कार्य न करें तो लोकसभा उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकती है। रूल नंबर 198 रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ बिजनेस, है ना। अब देखो अविश्वास प्रस्ताव जो है ना, वो तो केवल सिर्फ कहाँ आ सकता है, लोकसभा में तो आ सकता है, राज्यसभा में तो आ ही नहीं सकता। ऐसे तो जब वो लोकसभा का सदस्य ही नहीं तो उसको आप कैसे हटाओगे अपने अपने मंत्री को या प्रधानमंत्री को। तो पहले लोकसभा का उसको बनाओ तो सही, ये चीज है, ठीक है ना, ये चीज। तो ये दो अपने बिंदु देखे, एक तो सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, तो लोकसभा ही उसको हटा सकती है, लेकिन वो सदस्य ही नहीं है तो कैसे हटाएगा, है कि नहीं, ये बिंदु है। तो ये आलोचना है कि प्रधानमंत्री राज्यसभा से क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा एक जनता का सदन है और सामूहिक उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति होता है, सदस्य ही नहीं तो कैसे हटाएंगे, ये चीज है। तो ऐसे इसका ये था पूरा सारा अपन ने निचोड़ देखा। फिर अपन नेक्स्ट अपन जैसे देखेंगे, अब आता है आर्टिकल नंबर 81। तो ये आर्टिकल नंबर 81 जो है, ये अब तो आपको अच्छी तरह रट ही गया होगा इतनी देर समझने के बाद, ये लोकसभा से संबंधित है। तो अपन देख ही चुके हैं पूरी फाइल में 2.5 घंटे की उसमें, है ना। तो ऐसे इनको देखो। अब देखो 2-3 चीजें मैं बताता हूँ स्टूडेंट की फीडबैक जैसे आया कि सर वीडियो बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं, शेर व शायरी नहीं, कुछ नहीं होता इनसे, मैं तो काम की बात करता हूँ। देखो फालतू बात एक भी नहीं है, पूरा वीडियो देख लो, 2 सेकंड भी अगर कहीं फालतू बात की हुई तो मुझे दिखा दो। ये जो अभी कर रहा हूँ 2-3 बातें यही आएंगी फालतू की गिनती में, है ना। तो देखो वो पॉसिबल नहीं है, फालतू शेर व शायरी ये जोक मजाक नो, है ना, टाइम वेस्ट है फालतू। जिस एग्जाम के आप अपन सोच के बैठे ना, वहाँ शोभा नहीं देती। अगर यही चीज मैं पढ़ा रहा था बिल्कुल एक नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए, तो हो सकता है कि शायद वहाँ शोभा दे, हालांकि वहाँ भी शोभा देती नहीं देती चीज, टू द पॉइंट बात करो बस जो स्टूडेंट के इंपॉर्टेंस की है ना। और वीडियो लंबे होते हैं, देखो आप इस कॉन्सेप्ट को अपन कैसे समेट सकते हैं। अगर मैं 10 मिनट में समेटूंगा तो वो देख लो, फिर 10 मिनट में कैसा होगा आप खुद अंदाजा लगा के देखो, मेरे संग आप पढ़ा के देखो, यू विल कम टू नो, है ना। डीप जाना है तो समझाना है तो जरूरी है, एग्जाम दोगे ना तब पता लगेगा इस चीज़ का इंपॉर्टेंस। और फिर तीसरी चीज़ है, देखो क्वेश्चन देखो, एक बार पीडीएफ आने में, नोट अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि यही फाइल जैसे 3 दिन से चल रही है करीबन, तो अपडेट भी होती है, मैटर कट पेस्ट भी होता है, एडिट भी होता है, ऐसे। तो जितना जल्दी पॉसिबल मेरे लिए हो पाएगा उतना जल्दी मैं पीडीएफ अपने गूगल ड्राइव वाले लिंक में डाल दूंगा, यू कैन शेयर फ्रॉम देयर। अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, उसके डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक है, यू कैन एक्सेस दिस फाइल फ्रॉम देयर, पीडीएफ फाइल। तो ऐसे करो, और सार्थक फैक्ट्स जैसे वहाँ डाल ही रखे हैं, सार्थक फैक्ट्स देखते रहो और करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ओके।